अगर आप लोगों का एवरेज बिल घर का 600 यूनिट के करीब आ रहा है तो 10 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप लोगों के लिए आइडियल रहेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना बिल ज़ीरो करना चाहते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पूरी डिटेल्स शेयर करेंगे एक 10 किलोवाट की सोलर सिस्टम की। इस वीडियो में हम ऑन ग्रिड पे आज बात कर लेते हैं और एक एक करके हम उसकी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और एंड में उसकी कॉस्ट भी आपके साथ बता देंगे कि क्या उसकी एक एवरेज कॉस्ट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 किलोवाट के अभी जितने भी ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स हैं वो ज़्यादातर आपको IP65 में मिलेंगे और ज़्यादातर जो अच्छे इन्वर्टर्स हैं, अगर आप 10 किलोवाट का कोई भी ऑन ग्रिड अच्छा इन्वर्टर लेंगे, ज़्यादातर में तकरीबन 15 किलोवाट तक की PV वैल्यू मौजूद है। यानी आप 10 किलोवाट का अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाते हैं तो आपके पास 15 किलोवाट तक के आप पैनल्स उसमें फ्यूचर में आपके पास गुंजाइश होती है, आप लगा सकते हैं। अब बहुत लोग, अब ज़्यादातर वेंडर्स जो लगा रहे हैं वो कोशिश करते हैं कस्टमर्स को कन्विंस करें कि वो इन्वर्टर 10 किलोवाट का लगाएं और वो पैनल 12 किलोवाट के लगाएं, क्योंकि अक्सर जाहिर सी बात है उसमें कुछ लॉसेस होते हैं तो पूरे 10 किलोवाट की प्रोडक्शन नहीं करता, वो कम कर रहा होता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप 12 किलोवाट तक के पैनल्स लगा लें उसमें, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको प्रोडक्शन भी करके देगा। वो एक अलग चीज़ है। बट अगर हम इन्वर्टर की अभी प्योरली बात कर लें, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में काफ़ी अच्छे इन्वर्टर्स अब आपको देखने को मिल जाते हैं 10 किलोवाट में। पहले काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस थे, कोई 2 साल 3 साल पहले, लेकिन अब आपके पास ग्रोवाट पहले एक बहुत कॉमन ऑप्शन था, लोग ज़्यादातर वो लगाते थे, लेकिन अब उससे काफ़ी बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास सोलिस आ चुका है, आपके पास गुडवी आ गया है, बहुत अच्छा ब्रांड है, फॉक्स अवेलेबल है, सनग्रो आ चुका है, हवावे बहुत पहले से मौजूद है। तो बजट के हिसाब से अगर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टर में भी बहुत किस्म की इसमें टियर्स हैं और बहुत किस्म की प्राइस पॉइंट्स हैं। तो वो आपको फिर अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे जाना है। अब जितने भी अच्छे इन्वर्टर्स हैं वो तकरीबन मेरा ख़्याल है 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए के बीच में। तो वो अब आपने डिसाइड करना होगा कि कौन से इन्वर्टर पे आप जाना चाहते हैं। ये आप अपने वेंडर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और वो फिर उस हिसाब से आपको कोटेशन दे सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्वर्टर। तो ज़ाहिर है प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। और कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं जिसमें रिप्लेसमेंट वारंटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। ज़ाहिर है उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन आपको सर्विस या जो सेल सपोर्ट है वो काफ़ी बेहतर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इन्वर्टर। अब हम बात कर लेते हैं सोलर पैनल्स पे। पैनल्स में भी इसी तरह से है कि आप जितने बेहतर पैनल्स पे जाएंगे कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। इसमें तकरीबन 18 से 19 पैनल्स आप, अगर हम 10 किलोवाट के देखें तो 17 से 18 पैनल्स, अगर डिपेंड करता है, अगर वो ज़्यादा हाई वोल्टेज के वाटेज के हैं तो वो जाहिर सी बात है पैनल एक आध कम लगेगा, वरना एवरेज 18 पैनल्स तक लग रहे होते हैं। तो अगर आप कॉस्ट अपनी कम रखना चाहते हैं तो 550 560 वाट्स के जो अभी पैनल्स अवेलेबल हैं इसमें, जिनको है जे है या बाकी अच्छी कंपनीज़ के पैनल्स हैं, तो उस पर आप जा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बेहतर पैनल पे जाना चाहते हैं तो आप लॉन्जी MO6 आ गया अब, और कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल भी है, मोनोफेशियल भी अब अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका बजट है आप उसके तहत आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। ये भी आप अपने जो भी आप जहाँ से भी आप पैनल्स या सोलर पैनल्स आप सिस्टम आप अपना लगा रहे हैं, ये आई थिंक दैट इज़ समथिंग कि आप उनके साथ बैठ के और डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको मज़ीद इस पर बेहतर भी ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये तो हो गए पैनल्स। उसके बाद हम आई थिंक बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, जो कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। और स्ट्रक्चर में बहुत तरीके से जो है वो जो इंस्टॉलर्स हैं वो डंडियाँ मार रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इज़ समथिंग कि उसमें थोड़ा सा भी आपने 19-20 किया तो वो जो उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आप पोल या गार्डर की जो क्वालिटी है वो अच्छी यूज़ नहीं करें, और स्पेशली जब आप बहुत हाइट पे जाते हैं, एक सर्टेन हाइट से ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो उसकी जो फिर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है उसको इंश्योर करना थोड़ा चैलेंज होता है। तो उसमें फिर किसी किस्म का आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और लेकिन जब आप अनफॉर्चुनेटली मार्केट कम्पिटिटिव भी आपको रहना है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है वेंडर्स अपनी वो ऑर्डर लेने के लिए या वो टेंडर जीतने के लिए ज़ाहिर है वो फिर कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर करें जहाँ से भी लगाएं इस तरह की चीज़ों में ना पड़ें।
जिसमें कुछ पैसों के लिए आपको प्रॉब्लम्स हों और वो अल्टीमेटली बाद में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ख़ास तौर पे वॉकवे का जो वॉकवे बनता है, जिस पे आप चढ़ के आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, वो अक्सर लोग नहीं बनवाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो अगर आप बनाते हैं तो वो आप एक एडिशनल आपकी कॉस्ट है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मैं तो यूजुअली रिकमेंड करता हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स को कि वो बनवा लें, लेकिन कॉस्ट जो है वो आपकी थोड़ी सी उसमें बढ़ जाती है। लेकिन ये कि बाद में इन द फ्यूचर जब आप उसको क्लीनिंग के लिए कोई वेंडर आएगा या किसी को आप बुलाते हैं तो बड़ा आसानी हो जाती है क्लीनिंग के हवाले से। तो वो एक चीज़ है जो आप आई एम श्योर जो बनाता है या 10 किलोवाट या 10 किलोवाट से ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वॉकवे स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर बनवाएं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का काम आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं कॉस्ट को कर्टेल करने के। जो ब्रेकर्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो एसपीडीज़ यूज़ हो रही होती हैं, जो वायर्स यूज़ हो रहे होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये मेरे पास एक ब्रेकर है, ये जला हुआ ब्रेकर है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, बट ये कि आप जितनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना बेहतर है। और एसपीडीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। डीसी जो वायर्स हैं वो लोग हल्की क्वालिटी के यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये अल्टीमेटली ख़ास तौर पे जब वेंडर एक इंस्टॉल करता है उसको बाद में ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। और इसलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल उसमें फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आएगी। दूसरा ये कि फिर अर्थिंग आ जाती है। अर्थिंग आजकल जो नया कंप्लाइंस है उसके तहत अब 2 अर्थिंग्स हो रही हैं। पहले एक अर्थिंग होती थी, अब AC/DC अलग होती है। और अगर आपकी हाइट एक सर्टन उससे ज़्यादा है स्ट्रक्चर की, तो फिर ये कि आपको अर्थिंग जो दूसरी लाइटिंग अरेस्टर के लिए एक स्पेशल एक अलग से अर्थिंग करवानी पड़ेगी। तो टोटल 2 से 3 अर्थिंग्स अब होने लग गई हैं। फिर आपकी नेट मीटरिंग आ जाती है। नेट मीटरिंग अगर आप कराते हैं तो वो एक एडिशनल आपका एक्सपेंस है, और ज़ाहिर है उसमें फिर और छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, लेबर के हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप कोई भी एक ग्रिड टाइड सिस्टम लगाते हैं तो ये पूरा स्कोप ऑफ वर्क है, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें कवर हो रही होती हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें अभी 10 किलोवाट की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये वेरी कर सकता है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने बोला शुरू में, कि इन्वर्टर, आपके पैनल्स, आप स्ट्रक्चर किस किस्म का बन रहा है, या तो वो एलिवेटेड, कराची में ज़्यादातर एलिवेटेड ही बनता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो कितना किस किस्म का है। तो वो चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। हाउएवर अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, अभी हम 10 किलोवाट का जो लगा रहे हैं ये तकरीबन 13 लाख से लेके 14.5 लाख के बीच में है। इसमें और भी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं इंक्लूड करी इस वीडियो में। उसके अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवाइस है, वो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर से हम एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवाइस की बात करें तो अराउंड उसकी जो इंस्टॉलेशन है और उसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 70-75,000 रुपीज़ है, क्योंकि उसमें फेस बैलेंसिंग भी करनी होती है, काफ़ी उसमें वो होता है। तो वो भी अगर आप ऐड कर लें तो ये कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि उसका बजट क्या है। वो हम ज़ाहिर है जब क्लाइंट आता है मेरे पास तो मैं उससे सारा हम उससे गाइडेंस लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहे हैं, उनका बजट क्या है, फिर उस हिसाब से उनका जो लोड है और उनका सिस्टम हम डिज़ाइन करके देते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।